Good morning, everyone. Myself Vedank Upadhyay, and today's our topic of discussion is newborn. आज हम न्यूबॉर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूबॉर्न की हम तीन चीज़ें देखेंगे। आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सबसे पहले तो उसकी केयर देखेंगे कि कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है। दो टाइप की केयर कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है इमीडिएट केयर और फिर रूटीन केयर। और एक और टॉपिक नियोनेटल रिससिटेशन के बारे में भी हम आज जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में हम न्यूबॉर्न को प्रीटर्म और एलबीडब्ल्यू से अलग करने का मतलब एक तरीके से दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास न्यूबॉर्न, प्रीटर्म और एलबीडब्ल्यू। होते क्या हैं ये? न्यूनेट न्यूनेट जो एक टर्म है वो लैटिन जो भाषा है यानी जो लैटिन लैंग्वेज है उससे ड्राइव है, जिसका मतलब होता है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न वो बच्चा होता है जो कि फर्स्ट 28 डेज़ का होता है। यानी कि जैसे अभी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखेंगे हम अभी कि जो 0 से 28 डेज़ तक का जो बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं नियोनेट। ठीक है, 28 डेज से 1 ईयर तक का बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इन्फेंट। 1 साल से 3 साल के बच्चे को हम बोलते हैं टॉडलर। 3 से 6 साल तक के बच्चे को बोलते हैं प्री स्कूलर। 6 से 10 साल के बच्चे को बोलते हैं हम स्कूलर एंड सो ऑन। और 10 से 12 साल, जो 10 से 18 साल का बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट। ठीक है, ये पीडियाट्रिक में हम डिस्कस करते हैं। मतलब पीडियाट्रिक में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट 28 डेज़ वाले बच्चे को हम न्यूनेट बोल रहे हैं या न्यूबॉर्न बोल रहे हैं। ये दो टाइप का होता है, अर्ली और लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट का मतलब होता है 0 से 7 डेज़ तक के बच्चे को, और 7 to 28 डेज़ वाले बच्चे को हम लेट न्यूनेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया न्यूबॉर्न नॉर्मल। अब इसमें दो चीज़ें और, कि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 37 to 41 वीक्स का नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है। यानी ये टर्म बच्चा होता है। और जो नॉर्मल वेट होता है बच्चे का, नॉर्मल वेट होता है जो बच्चे का, वो होता है 2.5 to 3.9 kg। और यदि अपन इंडियन बच्चे का देखें तो 2.9 kg एवरेज वेट होता है। ठीक है, ये क्योंकि अभी प्री टर्म और एलबीडब्ल्यू में आएगा। क्या बोला मैंने, टर्म बच्चा 37 to 41 वीक्स के बीच में बर्थ लेता है, और नॉर्मल जो वेट होता है उसका 2.5 to 3.9 kg होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रीटर्म। प्रीटर्म यानी पहले, टर्म से पहले, यानी 37 to 41 वीक्स ये नॉर्मल था। टर्म बच्चा 37 से यदि कम हो गया तो प्रीटर्म हो गया। तो वही है बस कि भाई चाइल्ड हुड टेक बर्थ बिफोर 37 वीक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, या फिर 259 डेज ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन या जेस्टेशनल पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीटर्म बोलेंगे। इररेस्पेक्टिव टू द बर्थ वेट। यार ये क्या होता है, तो बर्थ वेट ऐसे है कि कोई बच्चा 36 वीक का है, ठीक है, और उसका जो बर्थ वेट है वो 3.1 kg है। यार जो उसका वेट है वो तो नॉर्मल है, और लेकिन हाँ गेस्टेशन कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीटर्म बोलेंगे, या फिर क्या बोलें उसको, तो बिल्कुल प्रीटर्म बोलेंगे। ये लेकिन यदि यही एक बच्चा है जो 33 वीक्स का है, और एक बच्चा है जो कि 2.1 kg का है, सेम बच्चा कि 33 वीक्स उसका जेस्टेशन पीरियड है और 2.1 kg है उसका वेट, तो हम क्या बोलेंगे, तो उसको प्रीटर्म भी बोलेंगे और एलबीडब्ल्यू भी बोलेंगे। ये डिफरेंस होता है। तो चाहे बर्थ वेट कितना ही हो, चाहे उसका बर्थ वेट ज़्यादा ही क्यों ना हो 3.9 से, लेकिन यदि उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन 37 से कम है तो हम उसको प्रीटर्म ही बोलेंगे। ठीक है, अब प्रीटर्म भी एक ही नहीं, चार टाइप के होते हैं। एक्सट्रीमली प्रीटर्म यानी 28 वीक से कम, वेरी प्रीटर्म 28 to 31 वीक्स का, मॉडरेट प्रीटर्म 31 to 33 वीक्स का, और लेट प्रीटर्म होता है 34 to 36 वीक्स का बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलबीडब्ल्यू के बारे में। एलबीडब्ल्यू क्या होगा, भाई अभी हमने बताया था 2.5 to 3.9 kg नॉर्मल वेट होता है बच्चे का, जिनमें भी इंडियन बच्चे का 2.9 kg एवरेज वेट होता है। ठीक है, अब जो बर्थ वेट है वो यदि 2.5 से कम हो जाए तो हम उसको एलबीडब्ल्यू बोलेंगे, इररेस्पेक्टिव टू द जेस्टेशनल एज। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बच्चा 33 वीक्स का है और उसका वेट 2.1 kg है, तो वो क्या है, वो प्रीटर्म भी है और एलबीडब्ल्यू भी है। लेकिन यही बच्चा 39 वीक्स का है, मतलब उसका जो बर्थ हुआ है वो 39 वीक्स पे हुआ है, ओके नॉर्मल है, लेकिन उसका वेट 2.1 kg है, तो हम उसे एलबीडब्ल्यू बोलेंगे। चाहे कुछ भी हो उसका जेस्टेशनल एज, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल हम वेट का क्राइटेरिया देख रहे हैं इसीलिए। जैसे प्रीटर्म बच्चा जो प्रीटर्म था वो 4 टाइप के थे, वैसे ही एलबीडब्ल्यू 3 टाइप के होते हैं। 2.5 से कम हुआ तो केवल एलबीडब्ल्यू, 1.5 से कम हुआ तो वेरी एलबीडब्ल्यू, और 1 से कम हुआ तो एक्सट्रीमली एलबीडब्ल्यू।
ठीक है। तो होप सो ये आपको इतना तो समझ आया होगा कि भाई न्यूबॉर्न क्या होता है, प्रीटर्म क्या होता है और एलबीडब्ल्यू क्या होता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजिकल यानी जो हम बाहर से देख सकते हैं और फिजियोलॉजिकल यानी जो उसकी बॉडी हमें शो करती है। तो देखते हैं, पहले हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसमें हम डिफरेंस ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पोस्चर देखते हैं पहले। पोस्चर क्या होता है कि बच्चा किस वेशभूषा में, मतलब किस तरह से वो बच्चा लेटा हुआ होता है। सो बच्चा यूनिवर्सल फ्लेक्शन यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे लेटा हुआ होता है, और उसकी जो फिस्ट है क्लिंच होती है, यानी कि उसके जो ऐसे ऐसे लेटा हुआ है बच्चा बिल्कुल, कि हाँ मुट्ठी भी बंद है और ऐसे सो रहा है, बिल्कुल चिपक के सिकुड़ रहा है वो, ठंड लग रही है उसको, ऐसा ये बोल सकते हो आप। तो यूनिवर्सल फ्लेक्शन शो करता है। लेकिन यही प्रीटर्म या एलबीडब्ल्यू है तो फ्लैटन पोस्चर इन रिलैक्स एटीट्यूड विद एक्सटेंडेड लिंग, मतलब कि ये बच्चा उससे कह रहा है यार रिलैक्स हूँ मैं, ऐसा। ठीक है, बच्चा क्योंकि यूनिवर्सल फ्लेक्शन शो नहीं करेगा इसलिए। ठीक है। दूसरा होता है हेयर स्काल्प हेयर। तो न्यूबॉर्न में 3S याद रखने हैं हमें, सिल्की स्मूथ और शाइनी उसके बाल होते हैं। लेकिन यही प्रीटम और एलबीडब्ल्यू बच्चा होगा तो फिजी अनटाइडी और करली उसके बाल होंगे। यानी ये एक तरीके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो हैं जिसको हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा यार ये टर्म है और ये प्रीटर्म है, ऐसे। यदि कोई बच्चा है, दो बच्चे ऐसे लेटे हुए हैं, एक तो है यूनिवर्सल फ्रैक्शन में और एक ऐसे लेटा हुआ है और अभी पैदा हुए हैं, तो आप बता सकते हो कौन सा टर्म है कौन सा प्रीटर्म है ना। और हम उसके बालों को देख के भी बता सकते हैं। 3S सिल्की स्मूथी और शाइनी, और फिजी अनटाइडी और करली। ठीक है, इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट नोड्यूल के बारे में। ब्रेस्ट नोड्यूल क्या होते हैं, तो ब्रेस्ट नोड्यूल यदि उनका डायमीटर 5 mm से ज़्यादा है या बराबर है तो बच्चा टर्म है यानी नॉर्मल है। लेकिन यदि कम है उससे तो बच्चा प्री टर्म होगा या एलबीडब्ल्यू होगा। लेनिगोस लेनिगोस जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसमें लेनिगो कम होते हैं और उसमें जो प्री टर्म होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन वर्निक्स कैसियोसा ये ज़्यादा होती है नॉर्मल बच्चे में और प्री टर्म में कम होती है। ईयर कार्टिलेज, ये ईयर पिन्ना जिसे हम बोलते हैं, ये फुली डेवलप होगा और रिकॉइलिंग होगा। जैसे ये देखिए, ये पीछे चले गया, ये होती है रिकॉइलिंग। यही चीज़ यदि अपन प्रीटर्म बच्चे में देखेंगे तो वो ऐसे तो ऐसे ही रह जाएगी, वो रिकॉइल बहुत स्लोली होगी या फिर रिकॉइल नहीं होगी। ठीक है। फिर प्लांटर क्रीसेस जिसे हम बोलते हैं हमारी हाथ की रेखा। सो रेखाएं होती हैं वो प्रेजेंट रहेंगी किसमें, नॉर्मल जो न्यूबॉर्न होता है उसमें, और जो प्रीटर्म बच्चा है उसमें एब्सेंट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटल्स के बारे में। जेनेटल्स, हाँ, जेनेटल्स के बारे में। अब ये जेनेटल्स हैं वो फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग होंगे। तो जो नॉर्मल बच्चा है जो न्यूबॉर्न है उसकी जो लेविया मेजोरा है वो लेविया माइनोरा को कवर करके रखेगी, और जो क्लाइटोरिस है वो कवर्ड होगी, प्रोमिनेंट नहीं होगी। लेकिन यदि यही प्रीटर्म बच्चा है तो प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस मिलेगी, साथ ही साथ उसकी जो लेविया मेजोरा है वो कवर नहीं करेगी लेविया माइनोरा को। मेल बेबी है उसमें रगी प्रेजेंट होगी। रगी कहाँ प्रेजेंट होगी, तो स्क्रोटम पे, ये मैं लिखना थोड़ा सा रह गया, स्क्रोटम हैव रगीज, ये लिख लीजिएगा। और वेल डिसेंडेड टेस्टिस, यानी दोनों टेस्टिस नीचे की तरफ आई हुई होंगी, हम पाल्पेबल टेस्टिस होंगी वो। ठीक है, हम पाल्पेट करके चेक कर सकते हैं। यदि यही प्रीटर्म बच्चे में देखें तो रगी एब्सेंट होगी, यानी स्क्रोटम रगी एब्सेंट होगी, और अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसे हम क्रिप्टोकाइडिस बोलते हैं वो देखने को मिल सकता है। ये हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक 8 थे जो कि दोनों में हमने डिफरेंस देखा, पोस्चर, स्काल्प हेयर, ब्रेस्ट नोड्यूल, लेनिगो, वर्निक्स कैसियोसा, अर्ली सॉरी ईयर कार्टिलेज, प्लांटर क्रीसेस और जेनेटल्स। फिर हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी फिजियोलॉजी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होता है रेस्पिरेटरी रेट, RR। ठीक है, कितनी होती है, 30 to 60। अब ये 30 to 60 में सब कुछ याद हो जाएगा आपको। देखो 30 to 60 नॉर्मल होती है, बच्चा सो रहा है, रिलैक्स है, तो कम वो सांस लेगा तो 30 BPM ब्रीथ पर मिनट होगी। बच्चा रो रहा है, बहुत ज़्यादा सांस लेगा, 60 BPM। टेकेपनिया क्या होगा, 60 BPM से ज़्यादा होते ही जो रेस्पिरेटरी रेट है तो बच्चे को टेकेपनिया घोषित कर, मतलब टेकेपनिया में बता दिया जाएगा, कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और ब्रेडेपनिया कब बोला जाएगा, जब 30 BPM से कम हो। ठीक है। अब एक चीज़ और, तो ये दोनों चीज़, ये आपने जितनी भी चीज़ देखी 30 60 इसी के आसपास घूम रही है, तो इसीलिए। और एक चीज़ और, एवरेज कितना होता है, तो एवरेज होता है 40 BPM। जो एवरेज RR होती है रेस्पिरेटरी रेट वो होती है 40 BPM। ठीक है। ये जो अपना डाटा है वो थोड़ा वेरी कर सकता है बुक टू बुक, इसीलिए। रेस्पिरेशन इज SIP। अब SIP क्या होता है, SIP सही है, म्यूचुअल फंड्स का आपने सुना है ना, SIP सही है। ठीक है, तो SIP होता है, बच्चे का रेस्पिरेशन होता है एस शैलो,
इर्रेगुलर आई, और पी मतलब होता है पीरियडिक, यानी शैलो, इर्रेगुलर और पीरियडिक रेस्पिरेशन होता है बच्चे में, और ये नॉर्मल है क्योंकि एसआईपी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट जैसे कि जो रेस्पिरेटरी रेट थी वो थी 30 to 60, वैसे ही हार्ट रेट कितनी है, वो है 120 to 160। यदि बच्चा रेस्टिंग कंडीशन में तो 80 बीपीएम बीट्स पर मिनट होगा, और बच्चा रो रहा है तो 180 बीपीएम, यानी दोनों में 100 का डिफरेंस है, 180 बीपीएम बीट्स पर मिनट होगा। टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया कब होगा, जब 200 से ज़्यादा हो जाएगी, और ब्रेडिकार्डिया जब 80 से कम हो जाएगी तब। ठीक है, और बेस्ट साइट कौन सी होती है, एपिकल पल्स होती है बच्चों में, अपन में रेडियल पल्स होती है, बच्चों में एपिकल पल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट बीपी। बीपी कितना होता है, तो एक रेंज है 60 से 80 और 30 to 40। आपको नहीं लग रहा ऊपर जितना है उसका आधा है नीचे, 60 30 80 और 40, तो बस यही है 60 80/30 40 mm Hg। और यदि एवरेज लिया जाए तो ये इनको एवरेज ले लिया हमने 60/40। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद हम टेम्परेचर की जगह BGL ले लेते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल। 40 to 60, वही 40 to 60 आ गया। ठीक है, 40 to 60 नॉर्मल, ये जो एवरेज BGL यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है फास्टिंग वाला, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है कितना होता है 40 to 60 बर्थ पे, और 3 दिन बाद में 50 से 90 हो जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे प्रिक करते हैं और फिर खून निकालते हैं, बच्चों के ये जो फिंगर है उस पर प्रिक नहीं करते, उसकी जो हील है उसको अच्छे से पकड़ते हैं और फिर उस पर प्रिक किया जाता है, इसलिए प्रिक अकर एट हील। ओके, ये हमारा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थे और जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक थे बच्चे के कंप्लीट हुए। मतलब हमने टर्म प्रीटर्म में बीच में डिफरेंस भी देख लिया है। अब 2 टॉपिक बचे, एक होती है न्यूबॉर्न केयर और एक होती है न्यूनेटल रिससिटेशन। अब इनमें ना बहुत दिक्कत आती है यार, लोग सेम समझ लेते हैं। बात है कि जो न्यूबॉर्न केयर है वो भी एक तरीके की केयर है, और न्यूनेटल रिससिटेशन है वो भी एक तरीके की केयर है। अंतर क्या है दोनों में, केयर जो न्यूबॉर्न केयर है, नॉर्मल एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है, वो तो हर बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी, चाहे बच्चा मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ तबीयत खराब है तो हम उसको केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो तबीयत खराब वाली जो केयर है ना वो है न्यूनेटल रिससिटेशन। ये वाली जो केयर है वो हर किसी बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो टर्म हो प्री टर्म हो कैसा भी हो। लेकिन न्यूनेटल रिससिटेशन एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाले बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। कौन सी कैटेगरी होती है, 3 क्राइटेरिया, कि भाई उसका जो टर्म जेस्टेशन टर्म है, मतलब जो गेस्टेशन पीरियड है वो टर्म है या नहीं है। दूसरा, बच्चा रो रहा है अच्छे से या नहीं रो रहा, यानी गुड क्राई और नॉट। और तीसरा होता है गुड मसल टोन, उसकी जो मसल टोन है वो ठीक है या नहीं है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो आई होप सो ये समझ में आया होगा कि न्यूबॉर्न केयर और न्यूनेटल रिससिटेशन दोनों ही केयर है, बट ये तो एक एक तरीके से बोल सकते हैं ये तो नॉर्मल केयर है और ये है इमरजेंसी केयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूबॉर्न केयर। क्या होती है, बच्चा इंट्रा यूटराइन लाइफ से, एक सेकेंड, बच्चा इंट्रा यूटराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आने में उसको कुछ ना कुछ दिक्कत तो हुई होगी, क्योंकि इंट्रा यूटराइन में वो माँ के पास था यार, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता था, प्लेसेंटा सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रही थी, न्यूट्रिशन भी, ऑक्सीजन भी, ब्लड भी। बाहर आके उसको खुद से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए लंग्स को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब चेंजेस आए। अब चेंज में अडेप्ट करना एकदम से तो पॉसिबल है नहीं। सो जब ये आएगा इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन में, तो थोड़े से जो अडेप्टेशन के में दिक्कत आएगी उसको कम करने के लिए हम जो केयर प्रोवाइड करवाते हैं वो होती है इंट्रा यूट्राइन केयर। ओ सॉरी सॉरी, वो होती है न्यू बॉर्न केयर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉरी essential care is a type of comprehensive care that is designed to improve the health of newborn through the intervention just after birth। जो मैंने बताया वही है ये। ठीक है, अब बच्चे को क्या हमेशा एक ही केयर प्रोवाइड करवाएंगे क्या, नहीं, हम उसको 2 तरह की केयर प्रोवाइड करवाएंगे। विद इन 24 आवर्स इमीडिएट केयर, आफ्टर 24 आवर्स डेली रूटीन केयर। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम न्यूबॉर्न केयर क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसका भी आंसर हमारे पास है। पर्पज़ क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेंजर साइन, डेंजर साइन को डिटेक्ट करने के लिए। डेंजर साइन क्या क्या हो गए, साइनोसिस, चेस्ट रिट्रैक्शन, है ना, और भी कई सारे होते हैं जैसे कि टैकीकार्डिया, बर्थ एस्पेक्सिया। ठीक है, और बच्चा और भी कई सारे होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक डेंजर साइन करके भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेंजर साइन, कि डेंजर साइन को हम डिटेक्ट कर सकें। दूसरा,
टू हेल्प मदर टू मीट द बेसिक नीड ऑफ बेबी। अब मदर की क्या हेल्प करनी है? पहली बार बेसिक नीड क्या होती है बच्चे की? क्या वो मोबाइल मांगता है आते ही कि नहीं मुझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है यार, प्लीज़ आप मुझे दे दो मोबाइल? नहीं, उसकी दो ही चीज़ होती है, खाना और पीना। तो ब्रेस्ट फीडिंग और वार्मनेस। वार्मनेस इसलिए उसकी नीड होती है क्योंकि जो बच्चा होता है उसका हाइपोथैलेमस होता है, वो इतना इमेच्योर होता है कि वो खुद से हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। शिवरिंग नहीं होती, एनएसटी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है बच्चों में। ठीक है, इसको हम हाइपोथर्मिया में देखेंगे। नेक्स्ट, टू ट्रीट प्रॉब्लम लाइक बर्थ एस्फेक्सिया एंड सेप्सिस। ओके, टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये 4 पर्पज़ हैं, और भी कई सारे पर्पज़ हो सकते हैं कि भाई अडेप्टेशन अच्छे से करवाना हो, तो इसलिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसलिए हम न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करवाते हैं। अब कंपोनेंट में हमने देखा 2 टाइप की केयर है, एक होती है इमीडिएट केयर, एक होती है डेली रूटीन केयर। अब दोनों में क्या-क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। ऑलमोस्ट सेम होती है, बट इमीडिएट केयर में हम उसको थोड़ा जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे टेम्परेचर जल्दी से मेंटेन किया, पेटेंट एयरवे जल्दी से किया, उसके बाद वार्मनेस एंश्योर की, फिर उसके बाद असेसमेंट किया, अर्ली असेसमेंट आप गार स्कोर से करते हैं, विटामिन के एडमिनिस्टर कर दिया, कॉर्ड क्लैंपिंग कर दी, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कैसे करना है टेम्परेचर को मेंटेन? तो बच्चे को प्री वार्म टॉवल में रिसीव करो, ठीक है। इमीडिएटली ड्राई करो क्योंकि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड्स पे गीला होगा, इसलिए उसको ड्राई करो। वेट लिनिन को रिमूव करो। वेट लिनिन कहाँ है? वेट लिनिन भाई जो प्री वार्म टॉवल है वो गीला तो हुआ होगा, तो उसको हटा दो। बच्चे को रेडिएंट वार्मर में डाल दो। रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर एक ऐसे आर्टिफिशियल बोल सकते हैं डिवाइस है जो कि डिज़ाइन किए हैं जिससे कि बच्चों को अच्छे से इफेक्टिवली जो थर्मोजेनेसिस है वो हो सके। और लास्ट है रूम टेम्परेचर मेंटेनेंस। ठीक है, ये 5 ऐसे इंटरवेंशन है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेटेंट एयरवे। एयरवे को पेटेंट करना। पेटेंट एयरवे कैसे कर सकते हैं? पेटेंट मतलब ओपन रखना। कैसे रखेंगे भाई? साइडलाइन पोजीशन दे देंगे। साइडलाइन पोजीशन क्यों देंगे भाई? यदि बच्चा सीधा लेटा हुआ है तो चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाते हैं उसमें, मतलब जो ट्रैकिया में चल जाएगा उसका जो भी फ्लूइड है वो सारा, तो इसलिए हम उसको साइडलाइन पोजीशन देते हैं। दूसरा, हम सक्शनिंग भी करते हैं। सक्शनिंग क्यों करते हैं भाई? एस्पिरेशन से बचाने के लिए। पहले माउथ की करेंगे और फिर नोज़ की करेंगे। क्यों पहले नोज़ की क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि यदि नोज़ की तो जो माउथ में जो फ्लूइड है वो डायरेक्टली ट्रैकिया में जाके निमोनिया कॉज कर सकता है और बच्चे को एस्पिरेशन एस्पिरेशन तो होगा ही, साथ ही साथ निमोनिया भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए पहले हम माउथ की करते हैं, फिर हम नोज़ की करते हैं। इसके लिए जो सक्शन कैथेटर है वो कितना कितना यूज़ होता है? तो 5 सेंटीमीटर सक्शन कैथेटर हम डालते हैं माउथ में और 3 सेंटीमीटर हम नोज़ में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंश्योर वार्मनेस। यार अभी तो हमने ऊपर देख लिया था मेंटेन टेम्परेचर, फिर वार्मनेस को मेंटेन क्यों किया, इंश्योर क्यों किया? क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि 2 मिनट के अंदर बच्चे का हाइपोथैलेमस मैच्योर हो गया कि हाँ यार अब मैं मैच्योर हूँ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसे ज़रूरत है। सो इसलिए हम उसको वार्मनेस भी मेंटेन करेंगे। वार्म डिलीवरी रूम, रेडिएंट वार्मर का यूज़, बेबी बाथ को अवॉइड करना, स्पेशली डिप बाथ होती है वो, प्रोवाइड केएमसी एंड रेडिएंट। अच्छा ये तो ऊपर लिख दिया। तो प्रोवाइड केएमसी। केएमसी होती है कंगारू मदर केयर, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट टू डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया इन न्यूनेट। ओके, इसकी वजह से हम वार्मनेस को इंश्योर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, असेसमेंट। मैंने अभी बोला था इनिशियल असेसमेंट अबगार स्कोरिंग से किया जाता है। वो कब कब करते हैं? तो फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ में करते हैं और 5th मिनट ऑफ लाइफ में करते हैं। अबगार स्कोर 0 से 10 तक होता है। अब इसका जो रिजल्ट है फर्स्ट मिनट में, वो मान लिया कि 3 है, सॉरी मान लिया कि वो कितना आया? 3 आया। तो क्या चांसेस है कि जो 5th मिनट में हम कर रहे हैं उसमें कितना आएगा? तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जो फर्स्ट मिनट में जो रिजल्ट आया ना उससे ज़्यादा ही आए। जैसे पहले 3 आया था तो बाद में 7 आ जाए, 8 आ जाए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट मिनट में जब बच्चा बिल्कुल आया ही आया है इंट्रा यूटेराइन से एक्स्ट्रा यूटेराइन में, तो कहीं ना कहीं उसमें जो उसकी अपीयरेंस है वो हो सकता है कि भाई वो साइनोसिस शो करे बच्चा। उसके अलावा जो उसकी पल्स है वो हो सकता है 100 से कम आ जाए। फिर ग्रीमेज नहीं करे बच्चा, ठीक है, एक्टिविटी शो ना करे, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन शो ना करे, ये सब। लेकिन 5th मिनट में आते आते 5 मिनट होते होते उसको अडेप्टेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी बॉडी है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में अडेप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए जो फर्स्ट मिनट का स्कोर है वो हमेशा कम होता है 5th मिनट के स्कोर से। ठीक है, नेक्स्ट हेड टू टो एग्जामिनेशन भी हम करते हैं। एक होता है बल्लार्ड स्कोरिंग। बल्लार्ड स्कोरिंग क्या होता है? ये भी एक इनिशियल असेसमेंट का मेथड होता है। ये हम उन बच्चों में करते हैं जिनकी हमें जेस्टेशनल एज या गेस्टेशनल एज का पता नहीं होता है। यदि मदर को अपना लास्ट मेंसेस याद नहीं है और तो हम उस बच्चे की जो गेस्टेशनल एज है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए बल्लार्ड स्कोरिंग को डिज़ाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट
डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, कॉर्ड क्लैंपिंग डिले क्यों करते हैं भाई? कॉर्ड क्लैंपिंग यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट कर देना। क्यों डिले करते हैं? उस एनीमिया से बचाने के लिए। और कितना डिले करते हैं? तो 60 to 90 सेकेंड्स। फिर विटामिन के को एडमिनिस्टर करना है। विटामिन के क्यों एडमिनिस्टर करना है? क्योंकि बच्चे का जो लिवर है, हाइपोथैलेमस तो इमेच्योर था ही, लिवर भी इमेच्योर है, तो इसीलिए क्लोटिंग फैक्टर बना नहीं पाएगा। अब बना नहीं पाएगा तो क्या होगा? दिक्कत आएगी, बच्चे में ब्लीडिंग होगी, तो इसलिए हम विटामिन के एडमिनिस्टर कर देते हैं। कौन से रूट से करते हैं? तो IM, इंट्रामस्कुलर वेस्टस लैटरलिस, जो बच्चे की थाई की मसल होती है लेटरल साइड में, ठीक है, ये मान लीजिए थाई है, तो इसके जो लेटरल साइड है उसको हम बोलते हैं वेस्टस लैटरलिस। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। और उसकी डोज कितनी होती है? टर्म में होती है 1 mg, प्री टर्म में होती है 0.5 mg। और कैसे देते हैं? IM देते हैं। आइडेंटिफिकेशन, अब बच्चे का आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि ये किसका बच्चा है? जैसे सारे बच्चे को हमने लिया और डायरेक्टली एक रूम में रख दिया, तो हम कैसे पता लगाएंगे ये इसका है, ये इसका है? नहीं भाई, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बिफोर लिविंग डिलीवरी रूम एक स्पेसिफिक कलर का बैंड डाल दिया जाता है बच्चों के रिस्ट पे, जिसमें मदर का नेम, बच्चे का जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकें। लास्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग। अभी हमने जब जो पर्पस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बोला था कि बच्चे की जो नीड है वो हम वो पूरी करनी है। कौन कौन सी? ब्रेस्ट फीडिंग और वार्मनेस। तो वार्मनेस तो हमने मेंटेन कर दी, रेडिएंट वार्मर से प्री वार्म टॉवल में रिसीव करके, ड्राई करके उसको, टेम्परेचर मेंटेन करके। तो अब ब्रेस्ट फीडिंग की बारी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? अब पहले ये बोला जाता था कि जो सी सेक्शन डिलीवरी है उसमें 4 घंटों में जो एक सेकेंड, पहले ये बोला जाता कि ये पहले ये बोला जाता था कि जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है ना, उसमें क्या होता है, 4 घंटे के अंदर अंदर में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी होती है। और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हाफ आवर में हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन अब पारुल दत्ता ने बोला है कि, पारुल दत्ता एक पीडियाट्रिक्स की एक अच्छी बुक है, तो उसमें ये बोला गया है कि विद इन 1 आवर ऑफ लाइफ, चाहे वो कोई से भी डिलीवरी हो, इर्रेस्पेक्टिव टू द मोड ऑफ डिलीवरी, हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा ही देनी है। लेकिन एक ही शर्त है, बच्चा और मदर दोनों कैसे होना चाहिए? हेल्दी होने चाहिए, या फिर सिक नहीं होने चाहिए। बस वही चीज़ बोली गई है यहाँ पे भी कि WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंड दैट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन 1 आवर ऑफ लाइफ, इर्रेस्पेक्टिव टू द मोड ऑफ डिलीवरी, व्हेन मदर एंड बेबी आर हेल्दी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूटीन केयर के बारे में। रूटीन केयर क्या होती है? अब इमीडिएट केयर हो गई, अब बात करते हैं रूटीन केयर। रूटीन केयर आफ्टर 24 आवर्स प्रोवाइड की जाती है। सेम ही होती है अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। मेंटेन होम्योस्टेटिस, इसका एम होता है कि होम्योस्टेटिस को मेंटेन करना और फिजियोलॉजिकल स्टेटस को भी स्टेबलाइज करना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन किया था, इसमें भी टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे। कैसे करेंगे? बेबी को कवर करके उसको क्लॉथिंग अच्छे से 2 लेयर क्लॉथिंग प्रोवाइड कर, मतलब उसको पहना देंगे, रेडिएंट वार्मर में रख देंगे और KMC उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है भाई? स्टार्ट विद इन 1 आवर ऑफ लाइफ। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। कितनी कितनी होती है? स्टार्टिंग बर्थ के टाइम पे तो 55 कैलोरी होती है, और उसके बाद में कितनी हो जाती है? 120 कैलोरी हो जाती है। अब कितने दिन बाद में? फर्स्ट वीक, यानी अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट स्किन केयर और बेबी बाथ। स्किन केयर, स्किन केयर क्यों देते हैं भाई? अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूबॉर्न में पढ़ा था वर्निक्स कैसियोसा के बारे में, यानी बच्चे की जो स्किन है उसमें वर्निक्स कैसियोसा होगा, तो हमें उसको रिमूव तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे थोड़ी घिस दिया बिल्कुल बच्चे को, ये लिया कोई भी मतलब सॉरी, कुछ भी चीज़ ली और घिस दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। जेंटल वाइपिंग करनी होती है हमें, जेंटली, ठीक है, जिससे कि जो उसकी स्किन है उसमें कहीं ना कहीं कहीं रप्चर ना आए। नेक्स्ट, बेबी बाथ शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली डिप बाथ। डिप बाथ मतलब बच्चे को डुबो दिया है ना, जैसे अपन नहाते हैं ना ऐसे ऊपर, मतलब जो भी शावर से नहाते हैं तो वैसा, तो डिप बाथ को अवॉइड कर देना है। स्पॉन्ज बाथ, स्पॉन्ज बाथ क्या होती है? तो स्पॉन्ज बाथ मतलब स्पॉन्ज को लेके बच्चों को धीरे धीरे ऐसे ऐसे, जैसे कि उसकी स्किन ड्राई ना हो, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। ये यूजुअली समर में देखी जाती है, मतलब की जाती है। फिर आता है अम्लाइकल कॉर्ड की केयर। अम्लाइकल कॉर्ड हमने डिले तो कॉर्ड क्लैंपिंग की थी, ठीक है ओके, अब उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। कितने सेंटीमीटर ऊपर काटा था? तो 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर। किससे? नेवल से, विद असेप्टिक प्रोसीजर। सेप्टिक प्रोसीजर हुआ तो बच्चे में सेप्सिस हो जाएगा, ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा केयर कैसे करनी है? हमें उसके ऊपर गॉज पीस रख देना है, उसके ऊपर बीटाडीन लगा देना है, ये सब नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है। नो ड्रेसिंग, नथिंग इज अप्लाइड, ओके, केवल हमें इसे खुला छोड़ देना है। 5 से 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो गिर जाएगी, फॉलन ऑफ। नेक्स्ट, आई केयर, आंखों की केयर और करनी पड़ती है। आंखों की केयर बर्थ के टाइम पे भी करते हैं और डेली भी करते हैं। बर्थ के टाइम पे क्योंकि भाई यदि एमनियोटिक फ्लूइड चले गया तो उसमें डिजीज़ हो सकती है, और डेली भी हमें करनी, मतलब डेली हमें उसको केयर प्रोवाइड करवानी पड़ती है। कैसे?
प्रोवाइड करवाएंगे, एक नॉर्मल सलाइन से करवा सकते हैं या फिर स्टेराइल वाटर से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। क्या लेना होगा? स्टेराइल कॉटन स्वैब लेना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? इनर कैंथस से आउटर कैंथस। ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं इनर कैंथस और इसे हम बोलते हैं आउटर कैंथस। सो ये कॉटन का स्वैब यहाँ से यहाँ ऐसे केयर प्रोवाइड करवानी है, ऐसे उसको क्लीन करना है। क्लॉथिंग, बच्चे को नंगा तो रखेंगे नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ पहनाएंगे। तो क्या उसको कॉटन के सॉफ्ट लूज क्लॉथ उसको पहनाएंगे। क्यों? सिंथेटिक फॉर्क या फिर जो प्लास्टिक के कपड़े हम उसे क्यों नहीं पहना रहे, यानी प्लास्टिक से रिलेटेड कोई चीज़ क्यों नहीं पहना रहे? क्योंकि जो स्किन, उसकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है ना, बच्चे की स्किन रप्चर हो सकती है, ये इसलिए। ठीक है। और साथ ही साथ अब एक ये हमारे पास एक थिक मोटा कॉटन का क्लॉथ है, उसको हमने क्या किया, स्क्वायर शेप का है वो, उसको हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया? इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो गया? एक तरीके से बच्चे की नैपी तैयार हो गई, आर्टिफिशियल नेचुरल नैपी, है ना। तो अ ट्रायंगल ऑफ स्क्वायर पीस शेप इस ऑफ थिक कॉटन क्लॉथ शुड बी यूज एज नैपकिन। ओके। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, हम उससे ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखना है भाई? डेंजर साइन, डेंजर साइन में अभी हमने देखा ग्रंटिंग हो गई, है ना, रिट्रैक्शन हो गया, उसके अलावा साइनोसिस हो गई, और भी कई सारी चीज़ें, टैकीकार्डिया हो गया, टैकेपनिया हो सकता है, बर्थ एस्पेक्सिया, इन सबको मॉनिटर करेंगे। उसका वेट चेक करेंगे कि भाई नॉर्मल वेट है या नहीं है, या फिर नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है नहीं है। वाइटल साइंस, भाई रेस्पिरेटरी रेट कहीं टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकेपनिया, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही। मिकोनियम, फर्स्ट स्टूल को हम मिकोनियम बोलते हैं, और ये विदिन मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 डेज में ये बच्चा सिक्रेट आउट कर देता है। यूजुअली 24 आवर्स में सिक्रेट कर देता, मतलब बाहर की तरफ निकाल देता है मिकोनियम को, एक्सक्रिएट कर देता है। सिक्रेट नहीं, एक्सक्रिएट, सॉरी। और यूरिन, यूरिन को भी बच्चा विदिन 24 आवर्स पास आउट कर देता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को फॉलो करना है, हमें ये एडवाइस करना होता है मदर को, उसके जो फैमिली मेम्बर है, कि भाई आप आइए और इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चों को वैक्सीन लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कौन कौन सी वैक्सीन लगती है बर्थ पे? BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज लगती है, साथ ही साथ कौन सी लगती है? हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन लगती है। अब ये जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब कि भाई बच्चे में कोई भी दिक्कत है तो आके आप बताइए। फॉलोअप ऐसा नहीं कि घर बैठे इलाज करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आप हॉस्पिटल आइए और बताइए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में। ये क्या है न्यूनेटल रिससिटेशन? जैसे मैंने आपको अभी एक बात बोली थी थोड़ा टाइम पहले, कि ये भी एक केयर है वो, और न्यूबॉर्न केयर भी एक केयर है। दोनों में अंतर क्या है? ये एक तरीके से इमरजेंसी केयर है। कैसी केयर है? इमरजेंसी केयर, जो कि स्पेसिफिक कैटेगरी वाले बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या है, पहले देख लेते हैं कि भाई किसने बनाई, ये टेक्निक किसने इस्टेब्लिश की। सो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसके अकॉर्डिंग 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो यदि उसका टर्म जेस्टेशन है, क्राई है, गुड मसल टोन है, यदि इन तीनों का आंसर यस है तो बच्चे को रिससिटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि इनमें से किसी एक का भी आंसर नो है तो बच्चे को रिससिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। सो neonatal resuscitation can be defined as series of action that are used to assist newborn who have difficulty in physiological transition from intrauterine life to extrauterine life। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई इंट्रायूटराइन लाइफ से एक्स्ट्रायूटराइन लाइफ में आने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। यदि वो प्रॉब्लम ये 3 कैटेगरी वाली है तो हम उसको न्यूनेटल रिससिटेशन देंगे। यदि इन तीनों के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर देंगे। ठीक है। सो यह इसकी डेफिनेशन है। इसके गोल क्या क्या होते हैं? सो नॉर्मल कोर टेम्परेचर को मेंटेन करना, ब्रीथिंग को मेंटेन करना, एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करना और कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करना। इसको यार, इसके गोल्स को याद करने का एक तरीका है मेरे पास। अभी हम आगे जाके देखेंगे TABC प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो बस वही है। टी मतलब टेम्परेचर, तो नॉर्मल कोर टेम्परेचर। TAB यानी ब्रीथिंग, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग। ए एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन यानी TABC का मतलब होता है टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर आ गया। ए मतलब होता है एयरवे, एयरवे को पेटेंट करने का मतलब बच्चा आराम से सांस ले सकता है। तो और यदि आराम से सांस लेगा तो उसका टिश्यू परफ्यूजन भी एडिक्वेट होगा। तो ए से एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो गया। फिर बी नॉर्मल ब्रीथिंग है ही, और सी मतलब होता है सर्कुलेशन। यदि सर्कुलेशन सही होगा तो कार्डिक आउटपुट भी अच्छा होगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट। तो ये भी एक तरीका है कि भाई TABC से ही उसके गोल्स भी याद रख लो। टी
ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट इसके इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कब कब ये जो नियोनेटल रिससिटेशन दिया जाता है। यदि बच्चा प्री टर्म है यानी टर्म जेस्टेशन नहीं है, सीवियर IUGR है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है सीवियर, अबगार स्कोर 0 से 3 है जो कि एक इनिशियल असेसमेंट का मेथड होता है, सेंट्रल साइनोसिस है यानी कि ये जो उसके जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसमें साइनोसिस हो रखा है, तो पेरिफेरल साइनोसिस जिसे हम एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है बच्चों के अंदर, वो कोई डेंजर साइन नहीं है। नो क्राई, बच्चा रो नहीं रहा है, स्पॉन्टेनियस क्राई एब्सेंट है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया भी बताया था आपको, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, 80 से कम होना, 80 जो बीट्स पर मिनट है उससे जो एक सेकेंड 80 जो बीट पर मिनट है उससे हार्ट रेट का कम होना ब्रेडिकार्डिया हो गया। बर्थ एस्फेक्सिया, फीटल डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया, ये सारे ऐसी कंडीशन है जिसमें हम नियोनेटल रिससिटेशन बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर प्रोसीजर बोला था अभी, TABC, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब कैसे फॉलो करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर को मेंटेन। टेम्परेचर मेंटेन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इमीडिएटली ड्राई द बेबी, प्री वार्म टॉवल, रेडिएंट वार्मर और मेंटेन रूम टेम्परेचर। डन है, इसको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एयरवे को मेंटेन करना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। पोजीशनिंग देनी है कैसी, पोजीशन ऑन बैक विथ स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक, मतलब ऐसे नेक को रखना है, ऐसे नेक को रखेंगे तो एयरवे मेंटेन रहेगा, सीधा रहेगा इसलिए। सक्शनिंग पहले माउथ की करनी है फिर नोज की करनी है, ठीक है, ये भी देख लिया था। फिर मेंटेन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसमें एक लाइन आती है कि जो ब्रीथिंग है वो पहले ही मेंटेन हो चुकी होती है, यदि बच्चा नॉर्मल होता है, टर्म होता है, ठीक है, यदि थोड़े टाइम के लिए दिक्कत कर रहा होता है, जैसे बोलते हैं कि भाई कोई बच्चा है वो पहले नहीं रो रहा था लेकिन थोड़ा सा अपन ने ऐसे रब किया पीछे की तरफ और वो रोना स्टार्ट कर दिया, तो तब उसको नियोनेटल रिससिटेशन की जरूरत नहीं है। टैक्टाइल स्टिमुलेशन, ब्रीथिंग किससे कर सकते हैं हम स्टिमुलेट, टैक्टाइल मतलब स्टार्ट किससे कर सकते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन से। पहले क्या करते थे बच्चे को उल्टा पकड़ते थे पैरों से और धै मारना स्टार्ट, ये आजकल जो आई थिंक ह्यूमन गवर्नमेंट राइट करके कुछ एक ऐसी एसोसिएशन है जिसने इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने कहा कि ये एक तरीके से बच्चे को आप फिजिकली हरास कर रहे हो, सो ये सही तरीका नहीं है, इसलिए दो मेथड बताया, टिकल द सोल, गुलगुली मचाना, और रबिंग बैक, ये करना, ठीक है, ये दो टैक्टाइल स्टिमुलेशन के एक तरीके से ठीक है मेथड। ऐसा नहीं कि उल्टा पकड़ा और ये मारना स्टार्ट कर दिया, ये आजकल बैन है, आपके ऊपर केस हो सकता है। दूसरा होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन PPV बाय BMV एंड एम्बू बैग। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं अपन, अपने अंदर जो रेस्पिरेशन है यानी हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये क्या है, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मतलब कि हमने सांस अंदर ली, बाहर छोड़ी, बाहर छोड़ी तो क्या हुआ, अंदर की तरफ लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, और बाहर क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है तो बाहर से अंदर ऑटोमेटिकली एयर आ जाएगी, ये तो हो गया नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके वेंटिलेशन करना। लेकिन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये फ्रॉग में देखा जाता है, कैसे होता है, उसमें क्या करता है फ्रॉग अपने मुंह में सांस ले लेता है ऐसे, यानी एक तरीके से मुंह में सांस भर के और फिर उसको प्रेशर के थ्रू अंदर की तरफ भेजना, वही होता है बैग मास वेंटिलेशन में। हम क्या करते हैं बच्चे के माउथ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो लगाया और फिर प्रेशर देना स्टार्ट किया, यानी पीछे से ऐसे पंप किया, सो ये हो गया पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मतलब बाहर से वेंटिलेट करवा रहे हैं हम बच्चे को, और बैग मास वेंटिलेशन भी बोलते हैं और एम्बू बैग भी बोलते हैं। अब इसका इंडिकेशन कब कब होता है, तो बच्चा रेस्पिरेशन शो नहीं कर रहा हो तब, या फिर रेस्पिरेशन शो कर रहा हो लेकिन उसकी हार्ट रेट 100 से कम हो तब, और बच्चा सेंट्रल साइनोसिस में हो तब। ये तीन ऐसी कंडीशन है जब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को इंडिकेट यानी देंगे बच्चे को, ठीक है, यानी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब है, डायफ्रामेटिक हर्निया, इसको हम बोचाडेलिक हर्निया भी बोलते हैं, बोचाडेलिक हर्निया, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो पर आप सर्च कर लेना डायफ्रामेटिक हर्निया को, और दूसरे नाम से जानते हैं, क्योंकि एक बार नोट साइड का क्वेश्चन आया हुआ है कि बैग मास वेंटिलेशन सॉरी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बाय एम्बू बैग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, और उसमें डायफ्रामेटिक हर्निया ऑप्शन में ही नहीं था, उसमें था बोचाडेलिक हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटेन सर्कुलेशन। अभी तक हमने TAB तक कर लिया और अब C की बारी, यानी मेंटेन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, तो वही दो चीज़ों से, चेस्ट कंप्रेशन और मेडिकेशन। चेस्ट कंप्रेशन कब कब दिया जाता है, तो केवल इंडिकेट जब किया जाता है ये जब उसकी जो हार्ट रेट है वो 60 से कम हो। अभी हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तो 3 जगह इंडिकेट किया था, रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन है पर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, और सेंट्रल साइनोसिस है। लेकिन यदि
हार्ट रेट 60 से कम है तो ही हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे। अब चेस्ट कंप्रेशन कैसे दे सकते हैं, तो दो टेक्निक होती है, टू फिंगर टेक्निक और थंब टेक्निक। टू फिंगर यानी ये बच्चा ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे ऐसे हमने उसको एक तरीके से कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया चेस्ट को, देखिए ऐसे। दूसरा थंब टेक्निक यानी एक थंब लिया, उसको ऐसे प्रेस किया और ऐसे हमने उसको कंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ओके, तो ये टेक्निक हो गई। और फिर किस रेशो में दिया जाता है, तो चेस्ट कंप्रेशन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोनों को साथ में देते हैं 3:1 के रेशो में, यानी 90:30। एक तरीके से हम उसको रेशो, ये रेशो होता है उसका, ठीक है। और बात करें मेडिकेशन की, हाँ, तो बात करें मेडिकेशन की, तो मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, एड्रेनलिन देती है और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो मेडिकेशन दी जाती हैं। और इसके बाद फिर हम उसको वापस चेक करते हैं। ये यदि इन सब चीज़ों के करने के बाद भी बच्चे का जो एक तरीके से रेस्पिरेशन है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन है, वो स्टार्ट नहीं होता है, तो सेम प्रोसीजर हम वापस फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसी को ही मैंने इस चार्ट में समझाया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, बर्थ हुआ बच्चे का, तीन चीज़ें देखी, टर्म जेस्टेशन, क्राई और गुड मसल टोन। यदि इन तीनों का आंसर यस है तो हमने क्या कहा था, कोई जरूरत नहीं है न्यूनेटल रिससिटेशन की, उसको नॉर्मल केयर दो, तो रूटीन केयर दे दी हमने, यस है आंसर, ठीक है। यदि नो है इसका आंसर तो क्या किया हमने, उसको केयर देना स्टार्ट कर दिया। बट केयर देने से पहले हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, क्योंकि बच्चे को हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको वार्म करेंगे, सक्शन और पोजिशनिंग दे देंगे, जिससे कि एस्पिरेट ना कर जाए वो, कि हम एक चीज़ सही करने जा रहे हैं उससे पहले दूसरी चीज़ हो जाए, बच्चे को निमोनिया हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ये चारों चीज़ें कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे में चेक करते हैं, दो चीज़ें चेक करते हैं, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट, ओके, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट है या नहीं है। दूसरा, हार्ट रेट 100 से कम है या नहीं है। यदि 100 से कम नहीं है तो हम चेक करेंगे साइनोसिस के बारे में। यदि स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट नहीं है यानी कि प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, साइनोसिस के बारे में चेक करेंगे। यदि साइनोसिस का भी आंसर नो है तो हम क्या कर देंगे, उसको रूटीन केयर में डाल देंगे। लेकिन यदि इनका आंसर यस आ गया कि भाई हाँ 100 से कम है और स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन भी एब्सेंट है, तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की तरफ चल जाएंगे। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमने दिया, उसको 1 मिनट तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे डाला अम्बू बैग से। फिर हमने हार्ट रेट चेक की, हमने कहा भाई अभी हार्ट रेट बताओ 100 से कम है या नहीं है। यदि 100 से कम नहीं है यानी 100 से ज़्यादा है तो ठीक है, फिर तो रूटीन केयर में डाल दो। लेकिन यदि 100 से कम है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ में 100% ऑक्सीजन भी उसको सप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद वापस चेक करेंगे कि हार्ट रेट अब चेक करो, अब 60 से ज़्यादा है या नहीं है, सॉरी 60 से कम है या नहीं है। यदि 60 से कम नहीं है यानी कि 60 से ज़्यादा है, तो हम चेक करेंगे कि हार्ट रेट 100 से कम है या नहीं है। मतलब कि 100 से ज़्यादा है तो फिर हम उसको वापस रूटीन केयर दे देंगे। लेकिन यदि 60 से कम है हार्ट रेट, आंसर आ गया यस, तो क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन देंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले इधर देखा था, चेस्ट कंप्रेशन ओनली इंडिकेटेड व्हेन हार्ट रेट इज लेस देन 60। तो सेम, कब कब इंडिकेट किया जा रहा है चेस्ट कंप्रेशन को, जब हार्ट रेट 60 से कम है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम पॉजिटिव 100% ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, चेस्ट कंप्रेशन दे दिया। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि अब बताइए, अब हार्ट रेट कितनी है, 60 से कम है या नहीं है। अब यदि 60 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम वापस नॉर्मल रूटीन केयर पे ला सकते हैं बच्चे को। लेकिन यदि अभी भी वो बता रहा है कि 60 से कम है, तो हम क्या करेंगे, उसको मेडिसिन देंगे और फिर वापस हार्ट रेट चेक करेंगे। मेडिकेशन एड्रेनलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट देने के बाद भी यदि 60 से कम ही रह रही है तो सेम प्रोसीजर वापस फॉलो, सॉरी, तो सेम प्रोसीजर हम वापस फॉलो करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नियोनेटल रिससिटेशन, ठीक है। अभी तक हमने तीन चीज़ें देखी और तीनों चीज़ों को एंड होप सो आपको समझ आया होगा ये तीनों चीज़ें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, न्यूबॉर्न की केयर एंड नियोनेटल रिससिटेशन। हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो, सो प्लीज़ डोंट माइंड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके।